नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं मदर्स एजुकेशन हब के। दोस्तों, जैसा कि पिछले एसटी के सॉल्यूशन से हमने शुरुआत की थी और जो काफ़ी बीच में गैप लग गया था, उस गैप को वापस से हम लोगों ने नई शुरुआत की है, जिसके अंदर हम लोग हर संडे को होने वाले ऑफलाइन मॉक टेस्ट का और लास्ट 186 नंबर का जो टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन हमने डाला था और आप 187 का सॉल्यूशन आज आप देखें। तो बिना किसी डिले के क्लास को शुरू करते हैं। बस एक बार उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हैं या जिनका कोर्स हो चुका है। हर स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। केवल इतना सा ध्यान रखना है कि दो तरह के स्टूडेंट हैं जो वीडियो देख रहे हैं। एक वो जिन्होंने ये टेस्ट दिया है और एक वो जिन्होंने टेस्ट नहीं। जिन्होंने टेस्ट दिया है उन स्टूडेंट ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं, उन क्वेश्चन के मेथड को देखेंगे, चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन उन्होंने कर लिया तो उसका सॉल्यूशन नहीं देखें, तो बिल्कुल देखना है कि किस मेथड से क्वेश्चन होने चाहिए। और वो स्टूडेंट जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है उन स्टूडेंट को वीडियो को पॉज करना है, पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है और फिर उसका सॉल्यूशन चेक करना है। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज की क्लास को। और फर्स्ट क्वेश्चन जो 51 नंबर का है वो आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, ये वी बोर्ड मास के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, वी बोर्ड मास के अंदर इस क्लास के अंदर हम लोग बेसिक बहुत ज्यादा चीजें नहीं करेंगे, सारी बातें सबको समझ में आएंगी, लेकिन उसके डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि टॉपिक हम नहीं पढ़ रहे हैं। इस 40 मिनट में हमें 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, तो उसके अंदर केवल हम लोग जो है सॉल्यूशन पे मेन फोकस रहेगा हमारा। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रैक्शन के ऊपर एक ब्रैकेट लगा हुआ है, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाद नंबर आएगा ऑफ का और ऑफ के बाद आएगा डिवाइड का। तो दोस्तों, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9 और एक 10, 10/3 हो। और ये 2 दूनी 4 और एक 5, 5/2। और इसे हमें माइनस करना है। फिर ये डिवाइड है 1/4। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, तो हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे और 4 और एक 5/4 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लीकेशन करना होगा, इसका हमें मल्टीप्लीकेशन हमें करना होगा। तो दोस्तों, नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 1/18 हो जाएगा। ये 1/18 और 3/10, इन दोनों को हमें ऐड करना है 1/80। फिर लिखा हुआ है ऑफ, मैं यहाँ ऑफ लिख देता हूँ एज इट। फिर लिखा हुआ है यहाँ 4/15, यहाँ लिख दिया है। डिवाइड, इसके बाद आप देखेंगे ऊपर की तरफ दो निशान है। पहले ऑफ होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ये 1/27 हो गया और 1/27 का भाग देना है, तो 1/3। 1/27 का भाग का मतलब उल्टा करके गुणा कर देंगे 27 कर 27। और नीचे की तरफ पहले सॉल्व होगा डिवाइड, तो डिवाइड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके उल्टा कर देना। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करके उल्टा करूंगा, 3 से ये 6 कटेगा 2 बार, तो ये 2/9 बन जाएगा। 2/9, 1/3 गुणा होते ही ये उल्टा चला जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 3 से 6 कटेगा 2 बार और नीचे 9 है, 9। इस तरह के टर्म हमको देखने को मिलेगा। तो यहां हम देखते हैं 10 दूना 20 और 5 दिया 15, 20 में से 15 गया 5/6, 5/6 हमारे पास ऊपर इसकी। और यहां पर अगर आप देखेंगे 5/16 है, लेकिन मल्टीप्लाई जैसे ही हम इसे करेंगे तो ये 5/16 की जगह क्या बन जाएगा, 16। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 90, तो 90 हमने एलसीएम ले लिया। 10 से कटेगा 9 बार, 9 × 27 और 18 से कटेगा ये 5 बार। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं, पहले इधर वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लें, तो आप देखेंगे 5 से ये 5 कट गया। नीचे की तरफ 32 है, तो 32 से ये 16 कटेगा 2 बार। और आप देखेंगे 6 से ये कटेगा 15 बार, तो ये 2/15 नीचे से ऊपर जाएगा, तो 15/2। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू जो निकल के हमारे पास आई है वो 2/15 नीचे से ऊपर जाएगा, तो 15/2 हमारे पास वैल्यू आ गई है, जो मैं यहां लिख देता हूं 15/2। इस पूरे को हम सॉल्व कर चुके हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 15/2। इसी तरीके से अगर मैं यहां वाले पार्ट की बात करूं, तो इस वाले पार्ट में आप देखेंगे 3 से ये कटेगा 9 बार और ये 9 नीचे से ऊपर जाएगा, तो 81/2, 81/2 बन गया। 9 9 81, 81/2। और बीच में ये वाला टर्म जो है वो मैं लिख देता हूं ऑफ 4/15 डिवाइडेड बाई,
और ये हमारे पास आ गया था 81/2। दोस्तों इन दोनों टर्म में पहले सॉल्व होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुणा करना, तो 15 से 15 कटेगा और 2 से कटेगा 2 बार। और दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे तो भाग को उल्टा करेंगे गुणा करके, तो 2 गुना ये 81/2 हो जाएगा, 2/81, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/81, जो है ऑप्शन 4/81, ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन था वी बोर्ड मास का, जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो यहां पर हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना किसी डिले के। क्वेश्चन नंबर 52, 52वां सवाल देखते हैं हम लोग। एक वस्तु पर सीपी का 230% मार्क किया जाता है। एक वस्तु का सीपी का 230% प्रॉफिट होता है, सॉरी 230% का मतलब 100 पे 230 का प्रॉफिट होना, तो हम बेच रहे होंगे 330 में। यदि सीपी 50% इंक्रीज हो जाए तो 50% बढ़ाएंगे तो 1, तो उसका सेलिंग प्राइस सेम रहता है, सेलिंग प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, सेलिंग प्राइस यही है, तो उसका नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो दोस्तों यहां जो प्रॉफिट हो रहा है वो 180 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर? 150 पे हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 100, 50 से कटेगा 2 बार, 50 से कटेगा 3 बार, और 3 से कटेगा 60 बार, 120%। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। पाइप एबीसी एक टैंक को इतने इतने आवर्स में फिल कर सकते हैं, और डी इसे खाली करने वाला पाइप है, जो इसे एक्स आवर्स में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। मतलब डी का टाइम हमें दिया नहीं। एबीसी एक साथ 3 घंटों के लिए खोल दिए जाते हैं, फिर बंद कर दिए जाते हैं। अब पाइप डी को खोला जाता है, जो अकेले टैंक को 30 आवर्स में खाली कर देता है। तो एक्स का मान बताओ। एक्स जो है वो हमें किसका टाइम दे रखा है? डी का, चौथे पाइप का टाइम दे रखा है। दोस्तों ए का टाइम है 10, बी का है 15, सी का है 30। हमारा पहला स्टेप होता है एलसीएम, जो आएगा 30। सेकंड स्टेप होता है डिवाइड करना, इसे डिवाइड करेंगे 3, 2, 1। टोटल ये 1 घंटे में 6 लीटर पानी तीनों भर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि तीनों को 3 घंटे के लिए खोल दिया। आप बताओ अगर 1 घंटे में 6 लीटर पानी भर रहे हैं, तो क्या 3 घंटों में इन्होंने 18 लीटर पानी भर दिया होगा क्या? और इस 18 लीटर पानी को डी ने खाली किया है कितनी देर में? 30 घंटे में। 18 लीटर को खाली करने में डी को 30। तो हमारा क्वेश्चन है कि डी अकेला पूरे टैंक को कितनी देर में खाली करता है? डी का टाइम हमसे पूछा गया है। दोस्तों टैंक कितने लीटर का है? 30 लीटर का। तो हमें यह बताना है कि अगर डी 18 लीटर को 30 घंटे में खाली करता है, तो उसे 30 लीटर खाली करने में कितना वक्त लगेगा? तो आप देखेंगे 30 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 30। 6 से कटेगा 5 बार, 6 से कटेगा 3 बार, और 3 से कटेगा 10 बार। 50 हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है बात सबको? ओके बढ़ते हैं, चलो अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, एक धनराशि एबीसी के बीच इस रेशो में बांटी जाती है। यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपए सी को देता है, तो एबीसी के हिस्सों का रेशो ये हो जाता है। तो बी और सी के आरंभिक हिस्से का योग क्या है? देखो दोस्तों यहां पर हो क्या रहा है कि ए जो पैसा है वो 500 रुपए सी को दे रहा है। इसका मतलब ए के 500 रुपए कम हो जाएंगे और सी के 500 रुपए बढ़ जाएंगे। लेकिन इस खेल में बी का कोई रोल नहीं। बी के पास जितना पैसा पहले था उतना ही पैसा अब होना चाहिए। लेकिन अगर आप रेशो देखेंगे तो बी के पास यहां 6 है और अब कितना हो गया? 3। तो दोस्तों मैं इसको सेम करने के लिए मैं इस रेशो को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करते ही 8 है। आप देख सकते हैं कि बी का हिस्सा सेम हो गया, ए का हिस्सा एक कम हो गया, और सी का हिस्सा एक बढ़ गया। क्योंकि ये एक कम क्यों हुआ है? क्योंकि ए ने 500 रुपए को दिए हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं जो ये एक बढ़ रहा है या ये एक कम हो रहा है, इस एक की वैल्यू किसके बराबर है? तो हमसे पूछा है बी और सी का टोटल हिस्सा स्टार्टिंग में कितना था। तो बी और सी का टोटल जो है वो 11 और 6 17 है। अगर एक की वैल्यू 500 है तो 500 गुना 17 करेंगे 8500। ऑप्शन नंबर ए हमारे का हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। यदि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं,
तो इसका मान क्या होगा। दोस्तों ये बात सबको पता होगी, इतना मैं मान के चल रहा हूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब दो रूट होते हैं अल्फा और बीटा, अगर मैं मान लूं तो जो इनका रूट्स का सम है वो माइनस का बी अपॉन ए होता है, और इनके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है अपॉन, ये बात सबको पता होगी, इतना मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों इसके रूट अगर अल्फा और बीटा है तो आप बताओ क्या अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की वैल्यू यहां -1 है और ए की वैल्यू यहां 1 है, तो ये हो जाएगा प्लस का, और मूलों का योग अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी यहां कांस्टेंट -1 और ए जो है वो 1 है, 1 नीचे लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान है और अल्फा बीटा का मान है, लेकिन इन्होंने जो पूछा वो अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 पूछी। इसका मतलब मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 3 बार। जब मैं एक बार स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर मिलेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर दोबारा करूंगा तो अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, और फिर दोबारा करूंगा तब अल्फा की पावर। तो दोस्तों मुझे बताओ, अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस। क्या हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1, और क्या हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है, -1 को -2 से गुना कर, तो हमारे पास ये वैल्यू। दोस्तों अब जैसे ये वैल्यू निकाली हमने इसके स्क्वायर की, इसी तरीके से अब आप अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 निकालें। अब मैं इसको a और इसको b मान के कर रहा हूं, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ऐसा हो जाएगा ये। यहां मैं a किसको बोल रहा हूं, अल्फा स्क्वायर को, और b किसको बोल रहा हूं, बीटा स्क्वायर। दोस्तों आप जानते होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लिखा है, बस मैंने इसमें जो ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में मैंने अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर कर दिया और बीटा की जगह बीटा स्क्वायर। तो बताओ, अल्फा की जगह मैं अल्फा स्क्वायर करूंगा तो पावर 4 हो जाएगी, ये बीटा की पावर 4, ये अल्फा स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर। ऐसा करने से क्या होगा, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 3 निकाला था, 3 का स्क्वायर हो गया, और ये अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है, लेकिन ये -1 की पावर 2 है, +1 हो जाएगा, और +1 को -2 से गुना करें, -2, हमारे पास 7 आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब अगर मैं यहां से अल्फा की पावर 8 निकालना चाहता हूं, तो आप एक काम करें, वापस से मैं इसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं, और इसमें अल्फा की जगह अल्फा की पावर 4 रख रहा हूं। तो बताओ, अल्फा की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, बीटा की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा, ये अल्फा की जगह अल्फा की पावर 4, बीटा की जगह बीटा की पावर 4 का स्क्वायर -2 अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर। दोस्तों इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी 7 निकाल चुके हैं, 7 का स्क्वायर 40, अल्फा इंटू बीटा का मान -1 था, लेकिन उसकी पावर 4 है तो +1 हो जाएगा, और -2 से गुना -2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 47। ठीक है, आप इसका स्क्वायर करके भी कर सकते थे, कि अगर आप स्क्वायर करते रहेंगे तब भी आपको टर्म मिलता है, एक ही बात है। चलो बढ़ते हैं आगे। दो सर्कल की रेडियस 3 और 4 सेंटीमीटर है, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 10 है, तो इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लंबाई का रेशो पूछा गया। दोस्तों फिर से एक बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई दो सर्कल हैं, पहला सर्कल दूसरा सर्कल, ये दो सर्कल है, अगर हम एक लाइन ऐसी खींचे ये वाली, तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अगर इन दोनों सर्कल की रेडियस को मैं r1 और r2 बोलता हूं, और इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम d बोल दें, तो ये फॉर्मूला सबको पता होगा कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसका और इसकी लंबाई का फॉर्मूला होता है रूट डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, और एक का होता है डी स्क्वायर
माइनस R1 प्लस R2 का R1 प्लस R2 का। तो डायरेक्ट के लिए हम माइनस का यूज करते हैं, ट्रांसफर्स के लिए हम प्लस का यूज करते हैं। जहां D है वो सेंटर के बीच है और R1 और R2 इन दोनों सर्कल की रेडियस है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 10, तो डी स्क्वायर तो हो गया 10 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 4 माइनस 3 का और इसका रूट कर, और एक बार दूसरे वाले का जो लंबाई निकालेंगे वो 10 का स्क्वायर माइनस, अब की बार माइनस की जगह प्लस कर। तो आप देखेंगे ये एक का स्क्वायर एक होगा, 100 में से एक गया 99, रूट 99 आएगा। और यहां पर 100 में से 7 का स्क्वायर 49 जाएगा, रूट 51 आएगा। और दोनों का रूट अलग अलग लगाने के बजाय इकट्ठा भी लगा सकते हैं। तो 3 से कटेगा 33 बार, 3 से कटेगा 17 बार। तो ऑप्शन ढूंढो 33:17। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हम चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। मैं फिर से उन दोस्तों से निवेदन करना चाहूंगा जिनको बेसिक वीक है या जिनका कोई टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है। देखो ये एसटी का सॉल्यूशन डालने की वजह ये है कि जिन स्टूडेंट ने जो टॉपिक पढ़ लिए हैं अब उसका क्वेश्चन नहीं होता तो उनको हलचल होगा कैसे। तो जो जिस स्टूडेंट ने मान लो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी और हम ट्रिग्नोमेट्री का कोई, तो उनके लिए समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल। लेकिन जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है वो अपनी गलती को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने मेथड्स को कैसे कर सकते हैं वो देख सकते हैं। P एक काम का 5/8 15 दिनों में करता है। भाई 5/8 अगर 15 दिन में कर रहा है तो पूरे के लिए आपको 5/8 का उल्टा करना पड़ेगा, 8/5। 5 से कटेगा 3 बार, 8 या 24 दिन। क्यों उसी काम के 3/4, ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ है किसी को दिख नहीं रहा है, मैं यहां लिख देता हूं 3/4 लिखा हुआ है यहाँ। 3/4 वर्क 30 डेज में करता है। तो भैया 3/4 का उल्टा करके यहाँ 4/3 कर दें तो 3 से कटेगा 10 बार और 10 4 जा 40। इसका मतलब क्यों काम को इसमें करता है ऐसा उसने कहा है। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया, फिर पी ने काम छोड़ दिया। तो बताओ क्यों अकेले शेष काम को कितने दिन में करेगा। दोस्तों हमारा पहला स्टेप होता है एल जो आएगा 120, डिवाइड करेंगे 5 बार, डिवाइड करेंगे 3 बार और टोटल काम हो गया 8। इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि इन्होंने एक साथ मिलकर 8 दिन तक काम किया। तो आप बताओ 8 दिनों में कितना काम कर दिया होगा, 64, 8 8 64 काम कर दिया होगा। अगर 64 काम 120 में से हो गया तो अभी भी बचा हुआ है 50 काम, 56 काम अभी भी। तो वो कह रहे हैं कि अब पी ने काम छोड़ दिया, भैया पी तो चला गया, ये पी भैया है, ये भैया है, तो चला गया, बचा कौन, क्यों। तो कह रहे क्यों अकेला ये 56 काम कितने दिन में करेगा। क्यों एक दिन में अगर 3 काम कर रहा है तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 18 3 54, 2/3। 18 सही 2/3। 18 एक ही ऑप्शन में है तो आगे आर्ट्स में बदलने की जरूरत नहीं है, और ऑप्शन में 18 है ही नहीं। आप चाहें तो आर्ट्स में बदलने के लिए 24 से मल्टीप्लाई कर लें तो आप देखेंगे कटेगा 8 बार, 8 दूनी 16, तब भी वही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। दो ट्रेन स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की ओर 50 और 60 से चलना शुरू करती है। इनके मिलने के समय पर दूसरी पहली ट्रेन से 120 किलोमीटर की डिस्टेंस अधिक तय की। ए और बी के बीच की दूरी क्या है। देखो दो स्टेशन हैं, एक ये ए है एक ये बी है। यहां से जो कार चल रही है या ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड 50 है, यहां से जो चल रही है उसकी। अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों ट्रेनें 1 घंटे में मिलती तो 1 घंटे में ये 50 चलेगी वो 60 चलेगी, मतलब 10 किलोमीटर ज्यादा चल जाएगी। अगर 2 घंटे में मिलती तो 20 किलोमीटर ज्यादा चलेगी, 3 घंटे में 30 किलोमीटर। तो वो कह रहा है कि 120 किलोमीटर अधिक चली है जब वो मिले। हमको पता है 10 किलोमीटर अधिक चलती है 1 घंटे में, तो 120 किलोमीटर के लिए तो 12 घंटे लगे होंगे। 1 घंटे में 10, 2 घंटे में 20, 12 घंटे में 120। इसका मतलब जो इनकी मुलाकात हुई है वो कितने घंटे में हुई है, 12 घंटे। मान लो यहां वो 12 घंटे में मिले तो 12 घंटे ये भी चला, 12 घंटे ये भी चला, तो दोनों मिलके 12 घंटे में जो चले हैं वही तो ये टोटल डिस्टेंस। आप बताओ दोनों मिलके 1 घंटे में 50 + 60 110 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 12 घंटे में 1200 1320 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। इतना सा सवाल है, ये डायग्राम भी केवल आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कि क्या कॉन्सेप्ट है वो बताने के लिए
है, वरना आप बताइए इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत। एक ट्रेपेजियम की दो पैरेलल साइड की लेंथ इतनी इतनी है और इन पैरेलल साइड के 6 है, तो इनका एरिया क्या होगा? क्या ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला हाफ इन सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड मतलब समांतर भुजाओं का योग, कौन कौन है? एक 8 है, 10 है, इनटू हाइट, ये हाइट हमें कितनी दे रखी है? 6, यह 2 से कटेगा 3 बार, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या के 38% और उसी नंबर के 22% के बीच का डिफरेंस 32। आप बताओ क्या इन दोनों का डिफरेंस 16% आ गया क्या? इसका मतलब उस नंबर का 16% अगर ये है तो क्या 1% हमारे पास 200 आ गया क्या? उस नंबर का 1% हमारे पास 200 आ चुका है, तो उस नंबर का 15.5% कितना होगा? भैया 1% अगर 200 है तो 15% हो गया 3000 और आधा परसेंट हो गया 100, तो 3100 ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। अगर 1% 200 तो 15%, 15 गुना 200 करेंगे 3000, और आधा परसेंट अगर 1% 200 तो आधा परसेंट। यदि x और y अक्यूट एंगल हैं और साइन ये बराबर कोस ये, तो tan का मान क्या होगा? दोस्तों साइन कोस में कब बदलता है? जब इन दोनों एंगल का सम 90 होता है। देखो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर एग्जाम में, जो अपने सीजीएल के एग्जाम होते हैं, सीएचएसएल, बहुत सवाल इसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सबको पता होगा, मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं कि अगर मान लो यहां लिखा हुआ है साइन 20 डिग्री और मैं चाहता हूं कि मैं इसे कॉस में चेंज करूं, तो 20 में हम क्या जोड़ें ताकि ये 90 बन जाए? 7। इसका मतलब यहां पर 20 और 70 होना चाहिए, दोनों का सम 90 होगा, तभी साइन कॉस में चेंज होगा। मैं पानी की बोतल लेके आता हूं एक बार को। हाँ, तो यहां पर दोनों एंगल का सम जब 90 होता है तो साइन कोस में, टेन कोट में और सेक कोसेक में आपस में बदल जाते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम कौन कौन से? एक है 3x माइनस और दूसरा है 3y प्लस 4। इन दोनों का जो सम है, योग है, वो 90 डिग्री होना। आप यहां देख सकते हैं ये प्लस का 40 और माइनस का 40 कट गया, तो 3 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बराबर 90। ये 3 से कट जाएगा 30 बार, तो x प्लस वाई की वैल्यू 30 आ गई है। इन्होंने 10 x प्लस वाई पूछा है, x प्लस वाई का मान अगर 30 है तो 10 30 है, 1/√3। यदि ये और ये हमें दे रखा है तो क्यूब रूट एक्स वाई जेड, ये दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं, एक्स वाई जेड का क्यूब का मान हमसे, इसका मान क्या? देखो दोस्तों यहां पर सबसे पहले जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला सबको पता हो, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस वाई बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस, ये फॉर्मूला सबको पता होगा। तो दोस्तों यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास बाकी सब तो है, लेकिन हमारे पास ये एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स नहीं है। और इसकी वैल्यू हम कहां से निकालेंगे? अगर मैं बोलूं आपको क्या एक्स प्लस वाई प्लस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड। तो दोस्तों यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड का मान 13 है, 13 का स्क्वायर हो गया 160। इस पूरे की वैल्यू हमें दे रखी है 133, तो 133 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आप देखेंगे इसमें से तो घटाएंगे तो 36 आ रहा है, और 36 अगर इसके डबल की वैल्यू है तो क्या इसकी वैल्यू हमारे पास 18 आ गई, 18। इस पूरे की वैल्यू 133 में इधर ले गया तो 36 हमारे पास इस पूरे का माना है
अगर डबल में 36 है तो भैया इसका मान 18 आ गया, उठा के रख दो यहां पर। तो आपको इसका मान पूछा गया है, इसका मान एक्स वाई, इसका मान पूछा है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 837, नहीं आ रहा, माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान हमारे पास 13 है, इसकी वैल्यू हमारे पास 133 है, और इसकी वैल्यू माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू आपने 18 निकाल। अगर मैं इसे घटाता हूं तो ये आएगा 115, 115 को किससे मल्टीप्लाई करना है 13 से, तो 13 1300, देखो 115 को गुना करना है तो 100 प्लस 15 को कर रहा हूं, 100 को गुना करूंगा तब तो 1300 आएगा, और 15 को अगर मैं इससे गुना करूंगा 195 आएगा, तो 195 और 1300 को जोड़ेंगे तो 1495, 1495 आएगा, 1495, 1495। और अगर ये 847 इधर आ जाएगा तो माइनस का 847, अगर हम इसको माइनस करें, ये तो वैल्यू कुछ गड़बड़ सी नजर आ रही है, वैल्यू कैसे निकल गई, अच्छा क्यूब रूट बचा उसने, ठीक है। तो अगर मैं इसको घटाता हूं तो 8, 8 से गया 4 और 6, 648 हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आ गई है, माइनस के 3xyz की। मैं अगली स्लाइड पे ले जाता हूं, माइ ये क्या करें, माइनस के 3xyz की वैल्यू आपके पास निकल के कितनी आई थी 648, 648। तो आप देखेंगे 3 से ये काटेंगे 216 बार, तो हमसे पूछा गया था क्यूब रूट एक्स वाई जेड। दोस्तों यहां पर आप बताओ एक्स वाई जेड का मान माइनस में 216 है, तो माइनस में 216 का क्यूब रूट करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 6, 6 का क्यूब 216 होता है लेकिन माइनस भी है तो माइनस का सिंबल लगाएंगे, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर हम दो फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं, पहला फॉर्मूला हमने एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अच्छा कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको एक फॉर्मूला डायरेक्ट पता होगा जिसमें हमको इस वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो उस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं पता, ये दो फॉर्मूले तो सब स्टूडेंट को पता होते हैं, अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले हैं, यहां से आप इसका मान निकालेंगे, उठा के रख दो और फिर कैलकुलेशन। चलो बढ़ते हैं आगे। यदि एक संख्या के डबल में जिन स्टूडेंट को कहीं प्रॉब्लम आए तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके, क्योंकि 40 मिनट में 25 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन भी हो रहा है, चीजों को बता भी रहा हूँ, फॉर्मूले भी दिख रहे हैं, केवल ऐसा नहीं है कि मुझे सवाल करने हैं, आपको समझाने भी हैं, तो जहां पर आपको दिक्कत आए वीडियो को बैक करके दोबारा से लीजिएगा। यदि एक नंबर के डबल में 16 जोड़ने पर, मैंने नंबर को x मान लिया, तो उसके डबल में 16 जोड़ने पर जो रिजल्ट वही आता है जो उसी नंबर के को 6 से गुणा करके 4 घटाने पर आता है, 6 से गुणा करके 4 घटाने पर भी वही रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट सेम। तो संख्या ज्ञात करो, x का मान पूछा है, ये इधर जाएगा तो माइनस होके बचेगा 4x, और ये माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा b। भैया 4 से कटेगा 5 बार, x की वैल्यू 5, ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं जी। 15 व्यक्तियों की एवरेज एज 32 साल है, दो और व्यक्तियों को शामिल किए जाने पर एवरेज एज 3 साल बढ़ जाती है। देखो 15 लोग पहले थे, 2 लोग और आ गए, इसका मतलब अब 17 लोग हो गए, और इन 17 लोगों की उम्र 3-3 साल बढ़ गई, इसका मतलब ये जो आए हैं वो 51 साल एक्स्ट्रा के आए, जितना सबका एवरेज चल रहा था उससे 51 ईयर एक्स्ट्रा के ये लोग आए हैं। भैया जो एवरेज चल रहा था वो कितने का चल रहा था 32 का, तो इनको 32 और 32 64 साल का होना चाहिए था, पर ये 64 साल से 51 साल अधिक के आए, इतने के आए। तो अगर आप 64 में 51 जोड़ेंगे, 6 और 5 11, 115 साल के ये आए। इन्होंने बोला है यदि नए व्यक्तियों की एज में 7 साल का डिफरेंस है तो नए व्यक्ति में बड़े की आयु बताओ। तो भैया जो 7 साल बड़ा है पहले उसको 7 साल दे दो, इस 115 साल में 2 लोग हैं और उनकी एज में 7 साल का फर्क है, तो पहले मैं 7 साल पकड़ा दिया, तो बचे 108, 108 के 2 टुकड़े कर लो 54, तो यहां पर जो बड़ा वाला है वो हो गया 61 ईयर का, ऑप्शन। जिनको ये डायरेक्ट मेथड नहीं समझ में आता उनके लिए मैं बेसिक तरीका भी बता देता हूं, वैसे मेरा मन था नहीं। आप बताओ 15 लोगों का एवरेज अगर 32 है तो टोटल के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 400।
अब बोल रहे 2 और व्यक्ति के शामिल होने से भैया 17 लोग हो गए, एवरेज 3 साल बढ़ गया, एवरेज 3 साल बढ़ने का मतलब है 35 साल हो गए। तो 17 लोगों की एवरेज एज 35 है, तो टोटल के लिए 17 5 85, 8 कैरी किया 51 और 8 59। तो आप मुझे बताओ जो ये डिफरेंस आ रहा है 115 साल का, ये 115 साल का कौन है? तो 2 लोग हैं। आगे की कहानी से, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। इन्होंने पूछा है भैया इसका मान क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों में कोसेक थीटा कॉमन आ रहा है क्या? तो हमने यहां कोसेक थीटा कॉमन, अब यहां बचेगा 1 अपॉन कोसेक माइनस 1, यहां बचेगा 1 अपॉन कोसेक प्लस 1। तो आप बताओ क्या एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा? और आप बताओ a माइनस बी और a प्लस बी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या? तो इसका मतलब एलसीएम जो आएगा वो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोसेक थीटा को मैंने कॉमन ले लिया तो ऊपर एक एक बचा हुआ है। अब एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा तो मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाएगा। ध्यान रखना ये कोसेक हम कॉमन ले चुके हैं, ऊपर केवल 1 1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो कोसेक प्लस 1 और ये ऊपर जाएगा तो कोसेक माइनस, और बाहर बैठा हुआ है माइनस का 10। अब देखो दोस्तों, क्या ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल कट गया। कोई क्या यहां पर कोसेक और कोसेक 2 कोसेक हो गया क्या? और 2 कोसेक को कोसेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कोसेक स्क्वायर, तो ये 2 कोसेक स्क्वायर। अच्छा कोसेक स्क्वायर नीचे जाके क्या स्क्वायर बन जाएगा क्या? बन जाएगा कोई। अच्छा नीचे की तरफ कोसेक स्क्वायर माइनस 1 है जो होता है कोट स्क्वायर, और आप बताओ कोट स्क्वायर को क्या हम कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, और माइनस में टेन स्क्वायर। अब यहां देखते हैं क्या ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया? आप बोलेंगे बिल्कुल कट गया सर। तो ये आ गया 2 और कोस स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा तो बन गया सेक स्क्वायर। अच्छा 2 सेक स्क्वायर को मैं अलग अलग लिख देता हूं, एक सेक स्क्वायर थीटा अलग, एक सेक स्क्वायर थीटा अलग, और माइनस 10। ये 10 स्क्वायर थीटा ये वाला है ना, मैं अलग से नहीं लिखा। तो आप बताओ क्या हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, ऑप्शन नंबर। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इनके एरिया का रेशो ये है, यदि ए बी ए सी बी सी की लंबाई इतनी है, पी क्यू की लंबाई क्या? दोस्तों हमसे पी क्यू की लंबाई पूछी, हमसे पी क्यू की लंबाई पूछी जा रही है। दोस्तों अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो अगर उनके एरिया का रेशो 16:169 है तो साइड का रेशो उनका रूट हो जाता है, साइड का रेशो 4:13, इसका रूट 4 इसका रूट 13। अब आपको पीक्यू की लंबाई पूछी और पीक्यू के करस्पॉन्डिंग कौन है? एसी। तो दोस्तों अगर एसी की लंबाई हमारे पास होगी तो पीक्यू की लंबाई हम लोग निकाल ही सकते हैं। तो हमें एसी की लंबाई क्वेश्चन में कितनी वाई, इस 4 की वैल्यू हमें वाई दे रखी है और इस 13 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप देखेंगे 4 की वैल्यू वाई है तो 1 की वैल्यू हो गई वाई बटा 4, तो 13 बटा 4 वाई, ऑप्शन नंबर ए का ऑप्शन नंबर। बढ़ते हैं अगले। राधा के पास जितने भी रुपए हैं उसे वह 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बैंकों में डिपॉजिट है। यदि बैंकों में रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशो ये है और 9 महीने बाद तीनों बैंकों से इक्वल इंटरेस्ट मिलता है तो वह किस रेशो में बैंक में पैसा जमा कराती है? देखो राधा ने 3 हिस्सों में पैसा जमा कराया। मैंने माना पहला हिस्सा x रुपए है, दूसरा हिस्सा y रुपए है, तीसरा हिस्सा z। इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका रेशो 4 दे रखा है, इसका मतलब इस पे अगर 4% इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे 6% मिलेगा, इस पे 3%, और टाइम तीनों में सेम है। तो अगर मैं 9 महीने लिख भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब मैं इक्वल करूंगा तो 9 महीने आपस में कट जाएंगे, जरूरत ही नहीं है। तो वो उसने पूछा था कि राशि का अनुपात बताओ, राशि मैंने एक्स वाई जेड मानी है,
का रेशो हमें चाहिए, तो आप बताओ x की वैल्यू निकालनी है तो 6 गुना 3 करेंगे 18, y का रेशो निकालना है 4 तिया 12, और z का रेशो निकालना है 6 चौका 24। ये सब 6 से कट रहे हैं, 3 2 3 2 4, ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक ट्रपेजियम आकार की पैरेलल साइड की लंबाई इतनी इतनी है, अन्य दो साइड में से प्रत्येक की लंबाई इतनी है, प्रत्येक की लंबाई ओके, मतलब आइसोसेल्स ट्रपेजियम बन गया भैया। यहां खेल अलग हो गया है, उसने बोला है एक ट्रपेजियम है, ये दिया, इसकी पैरेलल जो साइड है लंबाई हमें दे 21 और 51, ये 21 हो गई, और बाकी की जो दो साइड है सबकी लंबाई 39 है, तो हमसे ट्रपेजियम का एरिया जा रहा। दोस्तों अगर मैं यहां से एक एल्टीट्यूड डालूं, परपेंडिकुलर डालूं, और यहां पर भी एक परपेंडिकुलर डालूं, तो अगर इसकी लंबाई 21 है तो इसकी लंबाई भी 51 में से ये 21 गया तो बचा 30 में ये भी 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा। आप देखेंगे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड अगर हमारे पास है तो 30 साइड हम लोग निकाल, तो ये वाली साइड ट्रिपलेट की मदद से कितनी आ जाएगी 36। आप सबको पता होगा 5 12 13 हमारा एक ट्रिपलेट है, 5 12 13, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बन जाएगा 15 39, तो वही हमने काम में लिया, ये 15 है, ये 39 है, ये 36 हो गया। अब ट्रपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भैया, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अभी एक क्वेश्चन में हमने यूज किया था, इन दोनों का टोटल करना है 72, तो हाइट कितनी है 36, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे 2 से कटेगा 36 बार, और 36 गुना 36, 36 का स्क्वायर 1296, ऑप्शन नंबर सी हमारे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपने माल पर मूल्य इस प्रकार मार्क करता है कि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 25% प्रॉफिट कमाता है, यदि सीपी इतना है तो एमपी कितना होगा। दोस्तों सीपी है 560, और जो प्रॉफिट कमा रहा है 25%, वो सीपी पे ही कमाएगा। 25% को हम बोलते हैं 1/4, अगर इस पे 1/4 कमाना है तो भैया बेचेगा कितने में, 5/4 में, ये उसकी डेटा। लेकिन वो पूछ रहा है हमसे इसकी एमपी, जो भी उसकी एमपी है, आप बताओ एमपी पे 20% डिस्काउंट दे रहा है, 20% को बोलते हैं 1/5, अगर 1/5 का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में, 4/5 में, कितने में उसे बेचना है, और बेचने की रेट तो ये है, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 से कटेगा 140 बार, 4 से कटेगा 35 बार, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुना 5 25, 25 गुना 35 35, तो 900 में से 25 गया 875, ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का। आसान सवाल था, मुझे नहीं लगता इसमें। क्वेश्चन नंबर 70, तो मीटर लंबी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे एक व्यक्ति को जिसकी स्पीड 8 है 20 सेकंड में पार करती है, ट्रेन बताओ। आप बताओ ट्रेन किसको पार कर रही है, व्यक्ति को, तो भैया ट्रेन की लंबाई के बराबर ही चलेगी, कितने मीटर चलेगी 300, और इस 300 मीटर में उसे कितना टाइम लगा 20 सेकंड। तो ये जो स्पीड आई है वो किस में आई है, मीटर पर सेकंड, और चाहिए मुझे किलोमीटर पर आवर में, तो 18/, तो आप यहां देखेंगे 20 गुना 500 तो कट गया, 18 दिया 54 हमारे पास स्पीड आ गई। लेकिन ये स्पीड नहीं है, ये रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों ही चल रहे हैं, और दोनों कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, का मतलब ये दोनों की स्पीड का टोटल है, अपोजिट में स्पीड प्लस होती है। तो आप बताओ दोनों की स्पीड का टोटल 54 है, जिसमें से आदमी की स्पीड 8, अगर मैं 8 इसमें से हटा दूं तो हमारा आंसर 46, मतलब नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर, डी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले सवाल में। एक एग्जाम में 40% स्टूडेंट्स ने हिंदी में उत्तर दिए, 40% का मतलब होता है 2/5, इसका मतलब 5 में से 2 ने हिंदी में उत्तर,
और अन्य ने इंग्लिश में। अन्य कितने बचे? 3। अगर मैं टोटल 5 मान रहा हूं, 5 में से 2 ने हिंदी में, और हिंदी में लिखने वाले स्टूडेंट्स का एवरेज 74 है, हिंदी वालों का एवरेज, और इंग्लिश में लिखने वालों का एवरेज 77 है भैया, 77 है। तो सभी अभ्यर्थियों का एवरेज क्या होगा? देखो यहां पर अगर हम देखेंगे तो सीधा 3 का डिफरेंस है 9, 9/5, 1.8, 75.8 हमारा। सीधा डेविएशन देखेंगे। आप बताओ, 2 लोगों के पास तो 74 रुपए है और 3 लोगों के पास 77 रुपए है। अब मुझसे पूछा जा रहा है एवरेज, तो बेसिक तरीका ये हो गया कि 2 लोगों का एवरेज अगर 74 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 148 इनका टोटल आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 21, 23, ये इनका टोटल आ गया। तो टोटल नंबर सबके मिलाकर के आ जाएंगे 9, 7, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 5, तो हम 5 का भाग दे देंगे। मैंने क्या कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 लोगों का एवरेज स्कोर अगर यह है तो टोटल के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का एवरेज अगर ये है तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हिंदी वालों का और ये इंग्लिश वालों का, ये टोटल स्टूडेंट का हमारे पास नंबर आ गए। और ये नंबर जो आए वो कितने स्टूडेंट के हैं? 5 के, तो 5 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने क्या किया था, एवरेज का मतलब है सबको बराबर बराबर करना। तो आप बताओ, इनके पास 74 नंबर है, इनके पास 3 नंबर एक्स्ट्रा है, तो इन 3 लोगों से मैंने 3 नंबर ले लिए, मेरे पास 9 नंबर आ गए, और ये 9 नंबर मैंने सबको बराबर बराबर बांट दिए। भैया इनके पास 74 नंबर हैं, तो मैंने इनके पास भी 74 ही नंबर छोड़े, 74 मार्क्स छोड़ दिए, और 3-3 के हिसाब से 3 लोगों के 9 नंबर मेरे पास आ गए। अब ये 9 नंबर में 5 लोगों में सब में बांट दूंगा, तो 9/5 करेंगे 1.8, तो 74 में 1.8 जोड़ेंगे तो भी मेरा आंसर 75 पॉइंट जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल। हमसे पूछा गया भैया ए का मान क्या है, योग करना है। मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों का सम -9 आ रहा है? इन दोनों का सम भी -9 आ रहा है, इनका सम भी -9 आ रहा है। टोटल पद दे रखे हैं 60, मैं 2-2 के जोड़े बना रहा हूं, तो 2-2 के जोड़े कितनी बार बनेंगे? 30 बार। 30 बार -9 आ रहा है, तो 30 गुना -9, माइनस का 270। ऑप्शन नंबर डी हमारा। अगर कोई स्टूडेंट इसको ऐसे करना चाहे तो वो ऐसे भी कर सकता है कि 1, 3, 5, 7 इनका अलग कर ले, और -10, -12, -14 इनका अलग कर ले, तब भी आंसर आएगा। लेकिन -9, -9, -9, -9 कितनी बार? 30 बार, 60 बार नहीं, 60 तो पद हैं, 2-2 के जोड़े बनाए हैं मैंने। तो डीआई के क्वेश्चन आ गए भैया। कितने वर्षों में राज्य बी में लगाए गए पेड़ों की संख्या सभी वर्षों के दौरान ए में लगाए गए पेड़ों की एवरेज संख्या से अधिक थी? तो सभी राज्यों का भैया पहले ए का औसत निकालना पड़ेगा। ए कौन है? ए कहां है? यही नहीं है इन्होंने, ये दे रखा। ए व्हाइट वाला है, बी ब्लैक वाला है, तो भैया पहले ए का एवरेज निकालेंगे। तो ए है 70, 90, इनका टोटल करना पड़ेगा। देखो इस 2 को अगर मैं इधर दे दूं तो ये 80 हो जाएगा, और ये 70, 150, 250, 350 और 60 बचा हुआ है 410, तो 410 में 5 का भाग दे देंगे तो एवरेज आ गया 8। इन्होंने पूछा है बी में इनसे अधिक थी, बी में 82 से अधिक होना चाहिए, ये नहीं है। 1 में, 2 में 82, 3 में, 3 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राज्य ए में 2006 के दौरान लगाए गए पेड़ों, इसी राज्य में 15 के दौरान लगाए गए पेड़ों की संख्या की तुलना में प्रतिशत कम है। 15 से 16 में कितने की कमी हुई है? 15 से 16 में या 12 की कमी हुई है 90 पर, 12/90 ये 90 से 78 पे जा रहे हैं, तो 12 की कमी हुई है 90 पर, 0 से 0 कट गया, 3 से 4 बार, 3 से 4 बार, 40/3, 13 सही 1/3, ऑप्शन नंबर। चलो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बी में 2015 और 17 के दौरान लगाए गए पौधों की कुल संख्या, बी में 15 और 17, 15 और कुल संख्या, 2 अगर मैं इधर देता हूं 120 और 70, 190, 190 की। ए में 14, 16 और 17 के दौरान लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या से, ए में 14, 16 और 17, 14,
16 17, ये 2 अगर मैं इधर देता हूं तो 80 और 90 170 240 से कितने प्रतिशत कम है? कमी भैया कितने की है? 50 की। कितने से? 240 से ना। तो आप यहां देखेंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0 से गया 0, 4 से गया 25 बार, 4 से गया 6 बार, 125 बटा 20.8। भाई 20 आ गया, 1/6 की कमी है क्या, वरना 21 हो जाता। अगर ये 126 होता तो 21 चला जाता, तो 20.8 0.1 तो नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो इसी के साथ इस टेस्ट का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन, जिन्होंने ये टेस्ट दिया उनके लिए तो ये सेशन हेल्प ही था। क्या उनको इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देखो, पहले खुद से ट्राई करो। कोई टॉपिक आपका नहीं पढ़ा फिर आप देख ले, लेकिन कोई टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है वो क्वेश्चन आप पहले ट्राई करेंगे फिर। तो चलो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।